आगे बढ़ते सर। स्टेप वन के बाद हमारे पास स्टेप 2 है, दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मेजर चेंज है पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 18 से नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS 15 में। इस स्टेप की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इस वजह से है कि अगर आपने नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही गलत आइडेंटिफाई की तो आपकी एलोकेशन गलत हो रही होगी, आपका रेवेन्यू गलत रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब IFRS 15 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं? सर एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किए जा रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किए जा रहे हैं, हर वो प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिस्टिंक्ट का डेफिनेशन मीट करे, जो कि डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करे, सर हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज आपके लिए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगा। आपने हरगिज ये नहीं देखना कि कॉन्ट्रैक्ट में आप कस्टमर से किस चीज के अगेंस्ट प्राइस चार्ज कर रहे हो, किस चीज के अगेंस्ट प्राइस चार्ज नहीं कर रहे। आपने कस्टमर की पेमेंट टर्म्स या कस्टमर के साथ एग्रीमेंट के फेस पे जो लिखा है उस चीज को नहीं देखना, बल्कि उसकी बेसिस को देखना है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को क्या प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और कौन कौन से प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट करते हैं। हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस आपका सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगा। रीड करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन, दैट इज promise in a contract to transfer to the customer either goods or service that is bundle of goods and service that is distinct or series of distinct goods and service that are substantially same and have same pattern of transfer to the customer। सर हर वो गुड्स एंड सर्विस या हर वो गुड्स एंड सर्विसेज की सीरीज जो कि डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करे, ये आपके लिए एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा। अब डिस्टिंक्ट के लफ्ज से IFRS 15 ने डिटेल डिस्कशन किए कि आखिर डिस्टिंक्ट है क्या चीज, तो इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं। स्टेप 2 इतना क्वांटिटेटिव स्टेप नहीं है, क्वालिटेटिव और थ्योरी वगैरह की हम ज्यादातर यहाँ बातें कर रहे हैं। एक गुड्स एंड सर्विसेज का दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से डिस्टिंक्ट होने के लिए, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से डिस्टिंक्ट होने के लिए उसमें 2 क्राइटेरियाज का मीट होना जरूरी है। नंबर 1 क्राइटेरिया, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर। सर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का नेचर ऐसा हो, कि कस्टमर उन गुड्स एंड सर्विसेज से इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सके मेरी मदद के बगैर, अपनी इंडिपेंडेंसी की बेसिस पे या किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करके, तो पहला क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा। एंड प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड और सर्विसेज इज सेपरेबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब इन चीजों को मैं थोड़ा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं तो मैं अच्छे समझ आएगा, ऐसे थ्योरी पढ़ के इतना अच्छा समझ नहीं आएगा मैं। सर तो हम स्टेप 2 देख रहे हैं, दैट इज व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विस, हर वो प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विस जो के डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करे, जो के डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट करे, सर हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस आपके लिए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगा। अब डिस्टिंक्ट के क्राइटेरिया, डिस्टिंक्ट का टर्म मीट होने के लिए, डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट होने के लिए आपके पास 2 नेसेसरी कंडीशंस है, उनका पूरा होना जरूरी है। नंबर 1, customer can benefit from goods and service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer, and promise to transfer goods and service is separable from other promises in the contract। देखें फॉर एग्जाम्पल कि दानियाल जो है वो टेक्नो मार्केट जाता है, जो कंप्यूटर की एक रिनोन मार्केट, दानियाल जो है ना वहां से कोई एक पीसी परचेज करता है, सही है, और दानियाल दुकान वाले को कहता है कि भाई आपने जो है ना इसमें मुझे विंडो भी इंस्टॉल करके देनी है। तो दानियाल ने एक दुकान से जाके सिस्टम परचेज करा और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें इंस्टॉल करवाया। क्या ये दोनों एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या डिस्टिंक्ट है या नहीं? इसका क्राइटेरिया कैसे देखेंगे? सर अगर दानियाल सिर्फ पीसी परचेज करे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना करवाए, तो क्या दानियाल इस पीसी का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता है? यस सर। दानियाल अगर उस दुकान वाले से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इंस्टॉल ना भी करवाए तो दानियाल चाहे तो खुद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता है, दानियाल चाहे तो किसी और दुकान वाले से जाके विंडोज इंस्टॉल करवा सकता है। यानी कि अगर दानियाल एक दुकान वाले के पास जाके सिस्टम परचेज करा और उसमें विंडोज 10 भी इंस्टॉल करवा रहा है, तो एक दुकान वाले से उसने कॉन्ट्रैक्ट तो किया, लेकिन मैं ये डिसाइड करने लगा हूं कि क्या ये दोनों एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। तो मैं यूं देखूंगा कि क्या दानियाल सिर्फ अगर पीसी परचेज करता तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट खुद हासिल कर सकता था? यस सर, दानियाल चाहे तो खुद इसमें विंडोज इंस्टॉल कर सकता है।
यस सर, दानियाल चाहे तो सेम दुकान वाले से नहीं बल्कि दूसरे दुकान वाले से जाके इसमें विंडो इंस्टॉल करवा सकता है। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट अगर लेट से कि दानियाल एप्पल के शोरूम में जाता है और एप्पल वालों से एप्पल का कोई क्या कहते हैं उसको, एप्पल मैक आईपैड बाय करता है, तो इस एप्पल के आईपैड में भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, इस एप्पल के आईपैड में भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या दानियाल इस एप्पल के आईपैड का इकोनॉमिक बेनिफिट को हासिल कर सकता है? सर इस केस में एप्पल का जो भी मैक या आईपैड वगैरह होता है उसमें आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते, ना किसी और दुकान वाले से जाकर इंस्टॉल करवा सकते हो। आपका जो एप्पल का शोरूम है वही आपके रेलेवेंट एप्पल के अंदर उसकी रेलेवेंट ऐप या उसका रेलेवेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करके दे रहा होगा। तो यानी कि यहां पे इस वाले केस में ये बेसिकली 2 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, इस वाले केस में बेसिकली ये 1 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बन जाएगा। ठीक है सर, तो इस दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं ऑनलाइन वालों के लिए कि फॉर एग्जांपल कि आप एक नॉर्मल शॉप पे जाते हो और नॉर्मल शॉप से कोई सिस्टम परचेस करते हो, कोई लैपटॉप परचेस करते हो, कोई पीसी परचेस करते हो और दुकान वाले से कहते हो कि भाई मुझे इसमें विंडोज 10 भी इंस्टॉल करके दो, तो क्या ये दोनों एक परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है? इसका मैं यूं सोचूंगा कि क्या मैं सिर्फ अगर लैपटॉप या पीसी परचेस करता तो मैं उसमें खुद विंडो इंस्टॉल करके इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता हूं? यस। मैं उसमें खुद विंडो इंस्टॉल करना नहीं भी चाहता तो किसी दूसरे दुकान वाले के पास जाके विंडो इंस्टॉल करवा सकता हूं? यस। तो इस वाले केस में ये दोनों डिस्टिंक्ट बन जाएंगे। या पहला वाला क्राइटेरिया मीट हो जाएगा कि कस्टमर कैन ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज अवेलेबल विद द कस्टमर। अगर इसी के अगेंस्ट अगर दानियाल किसी एप्पल स्टोर में जाता है और एप्पल आईपैड परचेस करता है, उनका भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, अब यहां जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो दानियाल खुद इंस्टॉल नहीं कर सकता, यहां जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो कोई और दुकान वाला इंस्टॉल नहीं कर सकता, तो ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इस केस में ये दोनों आपके सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बन जाएंगे। इसी तरह अब जो दोनों बातें यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज रेडीली अवेलेबल विद द कस्टमर एंड promise to transfer goods and services separable from other goods and services in the contract। ये दोनों बातें बेसिकली हम मिला जुला के कवर कर रहे हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक से ज्यादा गुड्स एक से ज्यादा सर्विसेज है तो वो एक दूसरे से सेपरेबल हो। अब सेपरेबल क्या चीज है? ये बेसिकली एक जजमेंटल कॉल है, ये बेसिकली एक मैनेजमेंट की इंटेंशन मैनेजमेंट की जजमेंट मैनेजमेंट की असेसमेंट पे बेस करेगा कि आप गुड्स एंड सर्विसेज की सेपरेबिलिटी किस तरह से एस्टैब्लिश करते हो। आसान अल्फाजों में मैं कह सकता हूं कि एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज पे हाईली डिपेंडेंट ना हो, एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड ना हो, एक गुड्स एंड सर्विसेज इनपुट के तौर पे इस्तेमाल ना हो रहे हो टू प्रोड्यूस द कंबाइंड आउटपुट। अगर सेपरेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट होता है तो आपके ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी, आपकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिश हो रही हो। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि भाई हमने जब ये FR2 का बैच लॉन्च किया तो फॉर एग्जांपल कि भाई क्लाइंट ने आपसे कहा, ये एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि भाई FR2 की जो फीस है ना वो लेट से 20,000 रुपए, इसमें सर मुर्तजा जो है ना तकरीबन आपको 180 आवर्स क्लास में कंडक्ट करवाएंगे लाइव फिजिकल रिकॉर्डेड फॉर्म में और आप लोगों को एक हैंडबुक प्रोवाइड की जाएगी, अब मैंने ये सोचना है कि क्या ये दोनों सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, क्या ये दोनों सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है। तो मैं ये देखूंगा कि यार हैंडबुक और लेक्चर्स आपस में कितने ज्यादा इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने एक ऐसी बुक बनाई जिसे सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूं, उससे आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। बहुत सारी ट्यूटर्स की बुक ऐसी होती है कि वो टीचर ही प्रॉपर्ली कन्वे कर सकता है, टीचर ही प्रॉपर्ली समझा सकता है कि उसने डायग्राम्स किस तरह बनाई है या वो टीचर ही समझा रहा होता है, आप उसे सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, या किसी और टीचर की मदद से भी आप उस बुक को यूज नहीं कर सकते। वो लेक्चर्स के साथ एसोसिएटेड है, लेक्चर इस बुक के बगैर अधूरे, बुक इस लेक्चर के बगैर अधूरे, तो इस केस में ये बन जाएगा सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। लेकिन अगर लेट से कि बुक मैंने इतनी डिस्क्रिप्टिव बनाई है कि उसमें सारी थ्योरी अलग दी हुई है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग दिए हुए हैं, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वगैरह अलग दिए हुए हैं, यानी कि अगर आप मुझसे लेक्चर परचेज ना भी करो तो भी आप बुक से भी जो है इंडिपेंडेंटली FR2 कवर कर सकते हो, या खुद से नहीं तो किसी और टीचर के पास ले जाके FR2 कवर कर सकते हो उस बुक से। तो अब ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बन जाएंगे। तो बेसिकली जो सेपरेबिलिटी का क्राइटेरिया है ना, ये कोई 2+2 4 नहीं है, ये एक जजमेंटल कॉल है। जजमेंट की बेसिस पे, असेसमेंट की बेसिस पे हम ये देखेंगे कि क्या एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल
मैं आप लोगों को क्लासेस में आके लेक्चर दे रहा हूं, अगर तो मैंने अपना लेक्चर इस तरह से ड्राफ्ट किया हुआ है कि किसी दिन बुक ना भी हो तो भी मैं अपनी क्लास कंडक्ट कर लूं। बहुत सारी टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो रेफरेंस बुक्स तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जितना मटेरियल हो, जितने एग्जांपल हो, जितनी केस स्टडी हो, वो बोर्ड पे बना बना के समझा रहे हैं। अगर मैंने अपना लेक्चर इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि बुक ना भी हो तो मैं अपनी क्लासेस स्मूथली कंडक्ट कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि अब लेक्चर एक सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बन जाए। लेकिन अगर लेट से कि मैं लेक्चर डिपेंडेंट है ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ बुक, कि भाई बुक होगी आप लोगों के पास तो ही मैं आपको समझा सकूंगा, बुक होगी आप लोगों के पास तो ही मैं सवाल सॉल्व करवा सकूंगा, तो अभी मेरे पास एक सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बन जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ थोड़ी जजमेंटल बात कर रहे होंगे। आपके लेवल पे एग्जामिनर इतना ज्यादा जजमेंट्स और एस्टिमेट्स को, असेसमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए कहेगा नहीं, आप लोगों को बहुत तो बहुत क्लियर कट बता देगा। और इन केस के अगर ना बताए तो आप लोग ये चीज लिख कर जरूर आ जाना कि भाई ये चीजें इसमें है, ये मैं समझता हूं, और इस बेसिस पे या तो ये डिस्टिंक्ट है या डिस्टिंक्ट नहीं। क्योंकि अगेन स्टेप 2 की रेलेवेंस बड़ी ज्यादा है। अगर तुमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही गलत आइडेंटिफाई की, अलोकेशन गलत, तो तुम्हारा रेवेन्यू भी गलत रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो एक दफा मैं और इसे रीड करता हूं, फिर और कुछ बातें डिस्कस करते हैं। What is distinct? Two criteria need to be met. Number one, customer can benefit from goods and service on its own or together with other resources that are readily available to the customer. And promise to transfer good or service is separable from other promise in the contract. Entity is not, इसमें कुछ तीन बातें मैंने लिखी हैं। Entity is not using goods and services as an input to produce or deliver combined output. The goods and service does not significantly modify or customize another goods and services. The goods and services is not highly dependent with other goods and services in the contract. This require assessment, judgment and consideration of all relevant facts and figures, facts and circumstances. तो ये बेसिक एक मिला जुला के हमारे पास क्वालिटेटिव से स्टेप है जिसमें हम ये दोनों चीजें देख रहे होंगे। अगर डिस्टिंक्ट है तो सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, अदरवाइज नहीं। इसके बाद पिछली वाली स्लाइड पे वापस आए। पिछली वाली स्लाइड पे सेकंड पॉइंट आ रहा है हमारे पास, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैन बी बोथ एक्सप्लिसिट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लिसिट बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज। देखिए प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज या कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मली डिसाइड हो रहे होते हैं। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा, हो सकता है कि ये प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड हो सकता है ये प्रॉपर्ली रिटर्न हो कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन एट टाइम्स बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी भी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मली एग्री नहीं होती, लेकिन आपकी एंटिटी की प्रैक्टिस, आपकी एंटिटी की पॉलिसीज होती है कि वो ये चीजें भी प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक अरसे तक मैं एडवांस टैक्स का बैच ऑफर कर, मतलब लास्ट बैच तक मैं एडवांस टैक्स का जब बैच ऑफर करता था, मैं अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा होता था। अब आईक्यू की कोई पंफलेट में, आईक्यू के किसी मार्केटिंग में, आईक्यू के किसी ब्रोशर में ये बात लिखी नहीं थी कि सर मुर्तुजा अपनी तरफ से डायरेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करोगे। लेकिन पिछले 5, 6, 7 बैचेस में मैंने पढ़ा कर ये आदत बिगाड़ दी या ये आदत बना दी थी कि भाई सब समझने लगे थे कि भाई सर से अगर हम एडवांस टैक्स कवर करेंगे तो सर हमें डायरेक्ट फ्री में प्रोवाइड कर रहे इस जब हमने प्रोवाइड नहीं करा डायरेक्ट, तो मेरे पास आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने यही कहा कि सर आपने पिछली दफा तक तो सारे रेगुलर के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फ्री में दिया था, तो हमें क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो यहाँ पे मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि मैं डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पिछले 5-6 बैचेस में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस क्रिएट कर दी थी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इंप्लाइड हो गई थी, एक्सप्लिसिट नहीं थी, हिडन थी, लेकिन वो मार्केट नॉर्म से क्रिएट हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को सीए का कोई भी कोर्स ऑफर किया जा रहा होता है, इसमें लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसमें आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और कुछ टीचर्स हैं जो कि व्हाट्सएप पे प्रॉपर्ली टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहे होते। अब मुझे याद नहीं पड़ता कि आईक्यू की या इवन किसी भी इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग में या प्रमोशन मटेरियल में ये बात लिखा हो कि भाई व्हाट्सएप क्वेरीज विल बी आंसर्ड या व्हाट्सएप क्वेरीज विल बी इंटरेक्टिव। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी नहीं होती, लेकिन इस इंडस्ट्री का या इस प्रोफेशन का नॉर्म ये बन गया कि भाई जब भी आप एक टीचर से एनरोल करते हो तो आपको व्हाट्सएप क्वेरीज का जवाब दे रहा होता है। तो हो सकता है कि ये भी एक ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में फेस पे नजर नहीं आ रही, लेकिन बैक एंड पे प्रोवाइड की जा रही है। तो इट कैन बी रिटन, इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी राइट, इट कैन बी एक्सप्रेस। थर्ड बुलेट की एक बड़ी रेलेवेंस है, इफ नो ट्रांसफर टू द कस्टमर नो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो चीजें कस्टमर को कोई वैल्यू इन दी एंड डिलीवर नहीं कर रही होती, तो ये चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है।
अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मैं कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें मैं कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, लेकिन उससे कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, तो ये चीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि किजर को जो है ना एक बैरियर टाउन में या हाईवे की तरफ एक प्लॉट की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, और प्लॉट की कंस्ट्रक्शन में लेट्स से कि सब्सटेंशियल टाइम लगेगा, 6-8 महीने लगेंगे। तो किजर ने सोचा कि भाई मैं अपने वर्कर्स को डेली बैरियर टाउन लेके जाऊं, फिर वापसी कराची लेकर आऊं, तो इसमें ट्रैवलिंग में बड़े खर्चा होगा, तो मैं काम करता हूं कि वर्कर्स के लिए ना वहां पे कोई छोटी मोटी झोपड़ी या उनके लिए वॉशरूम्स वगैरह बना देता हूं, वर्कर वहीं रहेंगे और मेरी कंस्ट्रक्शन वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। अब खिजर जो वो झोपड़ी बनाने पे या वॉशरूम वगैरह बनाने पे खर्चा कर रहा है वर्कर्स को, क्या ये खिजर के कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर कर रहा होगा? नहीं। तो वो जो वॉशरूम का बनाना, वो जो झोपड़ी का बनाना है, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब आप लोग फर्म्स में जाएंगे और इनकेस कि अगर आपको बिग फोर फर्म में हो जाता है, तो बिग फोर फर्म में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई एक, वैसे हो जाता है इंशाल्लाह, तो बिग फोर फर्म में क्या होता है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा होता है ना, तो क्लाइंट की एक्सेप्टेंस से पहले कोई 10 तरह के उसके बैक पे झमेले में सॉल्व करने पड़ते हैं। बिग फोर फर्म्स में क्या होता है कि अब जैसे लेट्स से कि कोई छोटी मोटी फर्म है, तो उसके पास तो जो क्लाइंट आया उसने एक्सेप्ट किया और काम शुरू कर दिया, पैसे वैसे मिल गए। बिग फोर फर्म के बड़े शिश्के, बड़े नखरे, पहले वो पूरा क्लाइंट का ना क्या कहेंगे, एक पोस्टमार्टम, एक प्री एक्सेप्टेंस पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, जिसमें उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, उसके डायरेक्टर्स का बायोडाटा, उसका पास रिकॉर्ड, वो कोई उल्टे सीधे कामों में तो इन्वॉल्व नहीं है, ये लोग पैसे टाइम पे दे देते हैं, इसमें ये मसले तो नहीं, इसमें यानी कि कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता तो इस प्रोसीजर में लग जाता है कि जिसमें हम क्लाइंट की रिस्क इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, एक पूरा रिस्क असेसमेंट का क्राइटेरिया होता है, और उसमें ठीक ठाक टाइम लग रहा होता है मैनेजर्स का, स्टाफ का। लेकिन इन चीजों की वजह से कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं होनी, तो ये चीजें परफॉर्मेंस एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जा रही होगी। क्या ये बातें समझ आती है हमें? तो ये मिला जुला कर हमने स्टेप 2 के हवाले से ज्यादा तो थ्योरेटिकली बातें डिस्कस कर दी, और बेसिकली स्टेप अगर आता भी है तो थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई 2+2 वाला रूल तो अप्लाई नहीं होगा। एक दफा दोनों स्लाइड्स को अच्छे से रीड करें। मीनवाइल कोई अगर आपके सवाल है तो मैं आंसर करता हूं। सर किसी ने सवाल पूछा कि सर अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के साथ कोई कनेक्टेड एडिशनल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन वो बड़ी इमटेरियल नेचर की है। एग्जांपल असद ने ये दी कि अगर मैं मोबाइल फोन परचेज कर रहा हूं और मोबाइल फोन के साथ मुझे हैंड फ्री भी प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन हो सकता है कि जब आप मोबाइल कंपनीज का रेवेन्यू देखें तो उसमें रेवेन्यू फ्रॉम मोबाइल फोन और रेवेन्यू फ्रॉम हैंड फ्री सेपरेट ना आ रहा हो, या मोबाइल की सेल पे और मोबाइल के साथ जो हैंड फ्री दी जा रही है उनका रेवेन्यू एक साथ ही रिकॉर्ड हो जाता हो, कोई बाइफिकेशन ना हो रही है। रीजन बीइंग कि ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन तो है, लेकिन यहां इनकी ट्रांजिशन प्राइस को अलोकेट करके प्रैक्टिकली कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा होगा ना। प्रैक्टिकली कोई ऑब्जेक्टिव क्यों अचीव नहीं हो रहा होगा? क्योंकि जब भी आप मोबाइल फोन परचेस करते हो तो उसके साथ ही आपको एंट्री प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि दोनों का ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एक सिंगल पॉइंट इन टाइम पे हो रहा है, तो दोनों का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का टाइम भी सिंगल है, तो इसलिए एक सेपरेशन की कोई प्रैक्टिकली तुक नहीं बनती, एक साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी होटल में जाते हो और बाय वन गेट वन पे एक पिज्जा बाय करते हो, तो मैंने आपको अगेन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मैं बाय वन गेट वन में पिज्जा जाके परचेस कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक पिज्जा परचेस किया और एक पिज्जा मुझे फ्री में मिला। दुकानदार आपसे एक ही पिज्जा की प्राइस में दोनों की कॉस्ट कवर कर रहा है। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग एक पिज्जा की प्राइस को दोनों पिज्जा की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में एलोकेट करना चाहिए। एक पिज्जा आपके टेबल पे सर्व हुआ, एक पिज्जा का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा पिज्जा आपके टेबल पे सर्व हुआ, दूसरे पिज्जा का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली इसकी कोई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसे अचीव नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई असद एक पिज्जा ईयर एंड से पहले का और एक पिज्जा ईयर एंड के बाद आके खा रहा हो तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मसला हो। अगर एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री दिया जा रहा है तो वो एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम ही दिया जा रहा होगा, तो यहाँ पे जनरल एलोकेशन नहीं हो रही होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये वैसे एडवांस एरिया जो कि आपकी कोर्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ फाइनल लेवल पे आपको कवर करवा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप एक होटल पे बैठते हो, मैनेजर आता है और आपको फूड ऑर्डर लेने से पहले उस होटल की मेंबरशिप सेल कर देता है। ये जनरली जो होटल वालों के कार्ड वगैरह नहीं होते कि आप हमसे कार्ड परचेस कर ले तो आप एक साल तक ये चीजें इतने इतने डिस्काउंट पे इतनी इतनी स्कीम्स वगैरह अवेल कर लेंगे। असद ने लेट से कि वो कार्ड परचेस कर लिया और फिर वहां पे खाना भी खाया। अब ये कार्ड एक सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है जो कि आपको फ्यूचर में डिस्काउंट दिलाएगा, और उस वक्त जो आपने खाना खाया वो सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है। अब यहां एलोकेशन मैंडेटरी है। एलोकेशन करना अच्छी बात नहीं, एलोकेशन करना जरूरत बन जाएगी। क्यों?
क्योंकि फूड का रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड होना चाहिए, जबकि कार्ड का रेवेन्यू उस वक्त नहीं, वो फ्यूचर में रिकॉर्ड होता है जब जब आप डिस्काउंट अवेल करते हो। ये फ्यूचर ऑप्शंस या फ्यूचर डिस्काउंट वगैरह की चीजें हमारे कोर्स का इतना पार्ट तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन जब आप सीए फाइनल लेवल पे आओगे तो इंशाल्लाह इस पे डिटेल डिस्कशन की जा रही होगी। सर मटेरियल और इमटेरियल कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम अपने पीएनएल और एसेट्स और लायबिलिटीज के नंबर्स की बेसिस में कंपैरिजन में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर मेरा मेजर बिजनेस यहाँ पे आईक्यू में सीए की टीचिंग से आ रहा है, लेट्स से कि भाई 100% रेवेन्यू अभी सीए की टीचिंग से ही आ रहा है, और मैं साथ में कोई और एडिशनल लेट्स से कि मैंने कोई क्विक बुक का कोर्स करवा दिया, या लेट्स से कि भाई मैंने एक पोस्ट बनाई कि भाई अगर आपने अपना पेपर चेक करवाना है तो पेपर सॉल्व करके सिमुलेटर्स पे सेंड करें, मैं उसे चेक करके दे दूंगा और उसके 1000 रुपए एडिशनल कंसिडरेशन होगी। तो वो जो साथ में कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मेरे ओवरऑल बिजनेस इनकम के आगे शायद इमटेरियल होगी। तो इमटेरियलिटी या मटेरियल होना है या मटेरियल होना भी एक जजमेंटल बात है। जनरली हम टोटल का 5% तक देख रहे होते हैं, लेकिन ये 5% का स्पेसिफाइड नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। लाजमी एलोकेट करेंगे सर। ये एग्जांपल तो जब आईफार 15 पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तो किसी न किसी लेटेस्ट स्टेज पे दी ही जा रही होती है। फैज ने सवाल पूछा है तो मैं इसको डिस्कस कर लो। फॉर एग्जांपल कि आप सुजुकी के शोरूम पे जाके एक बाइक परचेस करते हो 1.5 लाख रुपए की। आप सुजुकी के शोरूम पे जाके 1.5 लाख रुपए की बाइक परचेस करते हो और सुजुकी वाले आपको एक टोकन देते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि भाई आप जो है ना 6 महीने के बाद इस बाइक की फ्री में ट्यूनिंग करवा सकते हो अगले 3 साल होता है। ये प्रैक्टिकली होता है। आपने सुजुकी के शोरूम में गए, आपने 1.5 लाख रुपए की एक बाइक परचेस की, शोरूम वाले ने आपको एक कार्ड पकड़ाया जिसमें वो आ रहा था कि 6 महीने के बाद आप उसकी फ्री में ट्यूनिंग करवा सकते हो। अब बाइक का प्रोवाइड होना और ट्यूनिंग का प्रोवाइड होना ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सुजुकी वालों के लिए लाजिम है, मैंडेटरी है कि वो 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि 1.5 लाख के 2 हिस्से करेंगे कि बाइक के अगेंस्ट कितना है, ट्यूनिंग के अगेंस्ट कितना है। सर ट्यूनिंग तो फ्री में दी जा रही है, कस्टमर को फ्री में दी जा रही है, उसने सुजुकी ने आपको घेरने के लिए ट्यूनिंग की बात की है, वो 1.5 लाख रुपए में ही बाइक की कॉस्ट और ट्यूनिंग की कॉस्ट आपसे रिकवर कर रहा है। तो 1.5 लाख रुपए के 2 हिस्से किए जाएंगे, बाइक का रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बाइक रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्यूनिंग का रेवेन्यू ओवर द फ्यूचर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा कि सर दूसरी वाली एग्जांपल में या जो पहली वाली आपने एग्जांपल दी सिस्टम की और ऑपरेटिंग सिस्टम की, या आईपैड की और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो अगर लेट्स से कि दानियाल आईपैड परचेज कर लेता है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलवाता, तो दानियाल उसका इकोनॉमिक बेनिफिट यूज करके तो हासिल नहीं कर सकता, लेकिन दानियाल उसको बेच तो सकता है ना। दानियाल ने क्या किया कि आईपैड का सिर्फ वो जो मशीन होती है उसकी वो परचेज किया, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करवाया। तो मैंने आपको क्या कहा कि भाई दानियाल आईपैड का ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंस्टॉल नहीं कर सकता, ना किसी और दुकान वाले से इंस्टॉल करवा सकता है। तो आईपैड और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है। तो किसी ने कहा कि सर मैं आईपैड सेल करके भी तो इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता हूं। तो हम हर चीज में सेल को नहीं लेकर आ जाएंगे, हम ये देखेंगे अगर हमने कोई चीज परचेज की है तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने की इंटेंशन किस तरह से थी। ऐसे तो कोई भी चीज हो कभी भी सेपरेबल नहीं होगी, क्योंकि हर चीज पार्शियली भी सेल करके इनकम तो कमाई जा रही होती। तो आप ये देखोगे कि आपने जिस पर्पस के लिए परचेज करी, क्या वो पर्पस या क्या वो डिसाइडेड इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल आप कर सकते हो विदाउट द असिस्टेंस या विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एंटिटी। इफ यस तो सेपरेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट होता हुआ नजर आएगा, इफ नो तो फिर वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगा। सर जो हमें बोनस पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं उनका भी क्या ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की तरह का ही ट्रीटमेंट होता है? यस। अगर जैसे बहुत सारे स्टोर्स वगैरह में अब तो शायद इतना कॉमन नहीं है, लेकिन होता मुझे पता नहीं है कि आप एक सर्टेन लिमिट तक परचेजेस करो तो आपको कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स दे देते हैं। और वो कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स क्या होता है कि मैं फ्यूचर में जो है ना डिस्काउंट अवेल कर सकता हूँ, या फिर आप ये बोनस कार्ड वगैरह परचेज कर रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल कि वो आप चंकी मंकी गए वहां पे आपने एक कार्ड परचेज कर लिया कि भाई आप 1 साल तक वहां पे फ्री में जो भी झूला झूलना चाहे झूल सकते हैं, और आपने कार्ड परचेज कर लिया। इस तरह के कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे होता है। इवन यहाँ आईक्यू में आपको एक मेंबरशिप सेल की जा रही है कि अगर आप मेंबरशिप परचेज करते हो तो आपको फ्यूचर सीए के सारे कोर्सेज में 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो क्या ये चीजें सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? क्या इन चीजों का रेवेन्यू डेफर हो रहा होगा? यस। ये सारी चीजें जो कि कस्टमर को फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जो कि कस्टमर को फ्यूचर में कोई एडेड एडवांटेज दे रही होगी, आज की तारीख में ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है।
इनके अगेंस्ट जो प्राइस अलोकेट होगी वो आज रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगी, बल्कि फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट पे आके रेवेन्यू का पार्ट बन रही होगी। बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन आई गेस कि ये आप लोगों के कोर्स का पार्ट नहीं है, CA फाइनल लेवल पे आप इसे कवर करेंगे।